हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 10 जीवन साथी। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सात्विक ने पार्टी की सारी तैयारियां कर दी थी। साथ ही उसने सुबह ही सभी मशहूर बिजनेसमैन को भी एएसआर की पार्टी का इनविटेशन दे दिया था। कोई भी इस मौके को मिस नहीं करना चाहता था। तो वहीं नक्श ने भी बार बार रिक्वेस्ट कर जिया को पार्टी में आने के लिए मना लिया था, जिसके साथ ही उसे ऑफर में कबाब की हड्डी भी मिल गई थी। लेकिन दोस्त होने के नाते वो उसे कुछ नहीं कह सकता था। वैसे ये कबाब में हड्डी कौन है जानेंगे बाद में, पहले चलते हैं जिया के घर। जिया जब घर पहुंची तो उसे लगभग शाम के 4 बज चुके थे। वो जब घर के अंदर पहुंची तो उसकी दादी हॉल में बैठ के टीवी देख रही थी। वो भी टिपिकल रोने धोने वाला सास बहू वाला सीरियल। आंखों पे मोटा सा चश्मा और उस मोटे चश्मे के पीछे बहते उनके मोटे मोटे आंसू। ये देख जिया बोली, क्या दादी आप भी एक तो ये सास बहू वाले सीरियल देखती रहती हो और फिर अपनी इन चाइनीज आंखों से मोटे मोटे आंसू बहाती हो। दादी यूं तो काफी एक्टिव थी, लेकिन बूढ़े होने की वजह से आंखों के आसपास झुर्रियां आ गई थी, जिस वजह से कई दफा जिया उनकी आंखों का मजाक बनाती थी, एस्पेशली तब जब वो टीवी देखते हुए रोती थी। तभी जिया की दादी उस पे नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, तो और क्या करूं, बेटे के पास टाइम नहीं है, पोतियां तो उससे भी ज्यादा बिजी रहती है, जैसे पूरा भारत इन्हें ही चलाना है। इतना कह वो उससे मुंह मोड़ लेती हैं। अपनी दादी की डांट सुन जिया उनके बगल में बैठते हुए बोली, ओफो दादी, आगे पढ़ूंगी नहीं तो आपके बेटे का अंपार कैसे संभालूंगी। जिया की बात सुन दादी उसके कान खींचते हुए बोली, पता है वैसे इस बार तो पास होने का इरादा है या नहीं। जिया मुंह बनाते हुए बोली, क्या दादी, सारे सब्जेक्ट्स में फेल थोड़े होती हूँ। वो तो मैथ्स अच्छा नहीं लगता और मुझे जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, लेकिन देखना इस बार आपको फर्स्ट आकर दिखाऊंगी। इतना कह वो उन्हें आंखों में आत्मविश्वास के साथ देखने लगती है। उसकी बात सुन दादी मुस्कुरा देती हैं। वो उसके गाल पे हाथ रख बोली, मुझे पूरा विश्वास है। उनकी बात सुन जिया भी मुस्कुरा देती है। थोड़ा रुक के दादी आगे बोली, अच्छा वैसे वो सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तुझे समर कैसा लगा। जिया उनकी बात सुन अपने दिमाग पे जोर डालते हुए याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समर नाम का कोई भी इंसान याद नहीं आता। वो हैरानी के साथ पूछते हुए, कौन समर दादी माँ। दादी उसे टीवी एक्टर की ओर इशारा करते हुए बोली, वो रहा समर, देख तो कितना हैंडसम है, तू कहे तो बात चलाऊं। समर, न तुम जाने न हम, का फेमस मेल लीड है और दादी का रिसेंटली फेवरेट्स में ऐड हुआ हीरो। वैसे दादी जिस शो को देखने शुरू कर दे उनका हीरो उसी शो के साथ बदल जाता है। दादी की बात सुन जिया अपना सिर पकड़ते हुए बोली, ओ दादी मैं आपका क्या करूं। दादी मुंह बना सामने देखते हुए बोली, कुछ नहीं, मुझे जाके वृद्ध आश्रम छोड़ा। वैसे भी यहाँ कौन है जो मेरी सुनता है। इतना कह दादी अपना मेलोड्रामा शुरू कर देती है, जो उन्होंने टीवी से ही सीखा है। वो तो एक्टिंग में एक्टर्स को भी पीछे छोड़ दें। ये देख जिया उनके गाल खींचते हुए बोली, ओ मेरी भोली भाली दादी, आप इस समर को उसकी पत्नी के लिए रहने दीजिए। मेरे लिए आप अच्छा सा फ्रेश माल ढूंढना, एकदम चकाचक। इतना कह वो अपनी एक आंख दबाते हुए हाथ से ओके का साइन बना देती है। जिया की बात सुन दादी उसके कान खींचते हुए बोली, ये माल क्या होता है, वो तुम्हारा पति होगा, कोई सामान थोड़े ही है जो तुम माल कह रही हो। दादी के कान खींचने पे जिया प्लीडिंग टोन में बोली, आ दादी प्लीज कान छोड़ दो, दर्द हो रहा है। दादी उसका कान छोड़ते हुए बोली, फिर क्या सोचा। जिया अपने कान को सहलाते हुए अपनी दादी को देखने लगती है। वो पूछते हुए बोली, दादी किस बारे में। अभी भी वो अपने कान को सहला रही थी। दादी मुस्कुराते हुए बोली, समर के बारे में। ये देख जिया बोली, दादी आप जीविका दी के लिए ढूंढो ना पहले, उसके बाद मेरे लिए लड़का ढूंढना। आप उन्हें तो परेशान नहीं करती, फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो। जिया की बात सुन दादी बोली, क्योंकि मुझे जीविका की नहीं, तुम्हारी चिंता है। उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, लेकिन तुम जैसे तूफान को झेलने वाला ढूंढना मुश्किल है। उनकी बात सुन जिया उन्हें साइड हक करते हुए बोली, तो कोई बात नहीं दादी, अगर मुझे कोई नहीं भी मिला तो आपका समर है ना, मैं उसे पटा लूंगी।
वैसे भी आपकी पति में इतना टैलेंट तो है कि दो चार को अपने आगे पीछे घुमा सके। इतना कह वो टशन के साथ अपनी जैकेट की कॉलर ऊपर कर देती है। उसकी बात सुन दादी उसके गाल पे हल्के से चपत लगाते हुए बोली, हट पगली, दो चार नहीं, जीवन साथी सिर्फ एक होता है, जो हर रास्ते पे आपके साथ खड़ा रहता है, फिर चाहे वो रास्ता कांटों भरा ही क्यों न हो। उनकी बात सुन जिया सोचने पे मजबूर हो जाती है, लेकिन जीवन साथी ये परिभाषा अभी उसके सिर के ऊपर से जाती है। जिया मन में बोली, काश दादी ऐसे प्यार करने वाले सच में होते, लेकिन ये किस्से कहानियों और टीवी सीरियल में ही होता है, रियल लाइफ में कहना मुश्किल है। लेकिन जिया अपने मन की बातें मन में ही रखती है। जिया को यूं खोया हुआ देख दादी बोली, कहाँ खो गई। जिया दादी की बात सुन होश में आते हुए वहां से उठते हुए बोली, दादी मैं चलती हूँ, मुझे रेडी भी होना है। दादी पूछते हुए, कहीं जा रही हो क्या। जिया बोली, हाँ दादी पार्टी में। दादी क्यूरियस होकर पूछते हुए, किसकी पार्टी है। जिया उनकी क्यूरियोसिटी को शांत करते हुए बोली, दादी दोस्त की पार्टी में। दादी फिर से जिया से वैसे ही पूछते हुए, लड़का या लड़की। जिया जानती थी कि उसकी दादी के दिमाग में जाने क्या खिचड़ी पकती रहती है, लेकिन वो भी कहाँ कम थी। उनके गाल खींचते हुए बोली, आपके दामाद की पार्टी में। इतना कह वो रूम में भाग जाती है, तो वही दादी उससे कुछ और पूछती उससे पहले ही वो वहां से निकल लेती है, और दादी जिया को आवाज लगाती रह जाती हैं। तो गाइस ये है कौशल्या जी, जिया की दादी, जिनका फेवरेट काम है टीवी देखना और जिया के लिए एक अच्छा सा जीवन साथी ढूंढना। ऐसा नहीं है वो जीविका से प्यार नहीं करती, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से अपने बेटे और जिया के बीच चली आ रही खींचातानी को देखा है, इसलिए वो चाहती है कि जिया के लिए वो एक ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढे जो उनकी जिया को हमेशा खुश रखे और उसे बेहद प्यार करे। वैसे अब देखना ये है कि क्या दादी का सपना होगा पूरा या नहीं। जिया का रूम, वो वही जिया जल्दी से फ्रेश होकर पार्टी में क्या पहने उसके बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे हमेशा से ड्रेसेज से ज्यादा टॉप और जीन्स कंफर्टेबल लगती है, और वैसे भी नक्श ने उसे पार्टी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था, इसलिए वो अपनी वार्डरोब से, जो कि वैसे भी उसके टॉप्स जीन्स और लेदर जैकेट से भरा पड़ा था, वो उससे ब्लैक हाई नेक क्रॉप टॉप के साथ ब्लैक जीन्स, जिसके साथ चेरी रेड कलर की जैकेट विद मैचिंग रेड लिपस्टिक, जो जिया को और भी ज्यादा हॉट लुक दे रहा था। वैसे अगर किसी हॉट सेक्सी गैंगस्टर डीवा की तारीफ की जाए तो जिया उसमें खरी उतरती थी। तभी दरवाजा खुला और जीविका अंदर आते हुए बोली, जिया। जिया पाउट बना अपनी लिपस्टिक को आईने में देख रही थी। ये देख जीविका मुस्कुरा देती है। वो विसल बजाते हुए बोली, अरे वाह, लगता है कहीं जाने का प्लान है। उसकी बात सुन जिया अपनी आंखों को स्मोकी टच देते हुए, हाँ दी, नक्श के घर पार्टी है, वहीं जा रही हूँ। उसकी बात सुन जीविका थोड़ी उदास हो जाती है। ये देख जिया बोली, दी अब आपको क्या हुआ, आपको भी चलना है क्या। वो मजाकिया लहजे में जीविका से बोली। जीविका न में सिर हिलाते हुए जिया के बेड पे बैठते हुए बोली, वो आज एएसआर के घर पे पार्टी है, तो डैड और मैं वहां जा रहे हैं। मुझे लगा था अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो मुझे कंपनी हो जाएगी, लेकिन लगता है तुम्हारा कहीं और जाने का प्लान है। जीविका की बात सुन जिया अपनी आंखें रोल करते हुए, उस एकटू घमंडी की पार्टी, उसमें जाए मेरी जूती। अपनी आंखों का मेकअप करने के बाद वो बालों को हाई पोनी में बांध देती है। जिया को यूं एएसआर के नाम पे बिगड़ते हुए देख जीविका उससे पूछते हुए बोली, जिया तुम हर बार असर के नाम से चिढ़ क्यों जाती हो, वो भी ऐसे जैसे तुम उसे काफी पहले से जानती हो। अपनी बहन की बात सुन जिया मन में बोली, पहले से तो नहीं लेकिन उसे काफी अच्छे से जानती हूँ दी। जिया को खोया देख जीविका पूछते हुए बोली, जिया मैं कुछ पूछ रही हूँ। जीविका के आवाज लगाने से जिया होश में आती है। उसे एहसास होता है कि वो अपने गुस्से और नफरत के चलते ये तो भूल ही गई कि वो अपनी बहन के सामने खड़ी है। तभी जिया बात को संभालते हुए बोली, मेरा वो मतलब नहीं था दी। लेकिन जीविका कहाँ कम थी, वो भी जानती थी कि जिया कभी भी कुछ भी बेवजह नहीं कहती। वो अपने हाथ बांधते हुए उसे अपने सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए बोली, तो क्या मतलब था तुम्हारा। जिया उसकी बात सुन अपनी शूज की कलेक्शन से शूज देखते हुए बोली, ओ फुदी, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि ये तो अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, ये जाने खुद को कहाँ का राजा महाराजा समझते हैं, बस इसलिए, वरना मैं और एएसआर को कैसे जान सकती हूँ भला। वो अपने लिए ब्लैक कलर के हाई प्लेटफॉर्म बूट्स चूज करती है, जो उसकी डीवा लुक को और ज्यादा पॉलिश कर रहे थे।
इतना कह वो उसे अपने ख्यालों में कोसने लगती है। उसकी बात सुन जीविका उसे समझाते हुए बोली, जिया, हर कोई एक जैसा नहीं होता। तुम भी तो अच्छी खासी अमीर हो, कोई तुम्हारे बारे में भी ऐसे थॉट्स रखे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। जीविका की बात सुन जिया उसे देखते हुए बोली, ओ दिया, आप महान हैं, लेकिन मैं इंसान, मैं किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकती। वो ठेका आपका है। अच्छा, मैं लेट हो रही हूँ, मेरी फ्रेंड मुझे लेने आती ही होगी। इतना कह वो उसे बाय कह वहां से निकल जाती है। वरना जीविका उसका पीछा यूं ही नहीं छोड़ती और वो जीविका के सवालों के बीच में नहीं फंसना चाहती थी, इसलिए वहां से झट से चली जाती है। जीविका भी उसके जाने के बाद अपने रूम में रेडी होने चली जाती है। वैसे क्या होगा पार्टी में, जब कोइंसिडेंटली सब एक साथ एक ही पार्टी में होंगे। कैसे होंगे तब सबके रिएक्शन जानेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जुड़े रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 11, सेल्फ ऑब्सेस्ड नक्श। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जया जीविका के सवालों से बचने के लिए जल्दी से बहाना बना के निकल जाती है। तो वहीं जीविका को भी पार्टी के लिए तैयार होना था, इसलिए वो जया के जाने के बाद रेडी होने चली जाती है। जया जब अपने घर के गेट के पास पहुंची तो उसकी फ्रेंड गेट के बाहर खड़ी थी। ब्लैक कलर की वन पीसीएस ड्रेस, खुले बाल और हल्के से मेकअप के साथ वो भी काफी खूबसूरत लग रही थी। फिलहाल वो गाड़ी से टेक लगाए जिया का ही इंतजार कर रही थी। जिया को सामने से आते देख वो उसे अपनी घड़ी की ओर इशारा कर लेट आने के लिए उससे नाराजगी जाहिर करती है। ये देख जिया भी अपने कान पकड़ते हुए उसे दूर से ही सॉरी कह देती है, जिस वजह से उसकी दोस्त कमर पे हाथ रख उसे घूर के देखने लगती है। जिया ये देख उसके पास आते हुए अपने लेट होने की वजह बताते हुए बोली, सॉरी यार रूही, वो दी ने बातों में लगा दिया था। ये है रूही, जिया की दोस्त और नक्श के लिए कबाब में हटी, जो उसके हिसाब से हर बार उन दोनों के बीच में आ जाती है। वैसे अब तो नक्श को इस सब की आदत की हो चुकी है। कोष्टक। रूही जिया को देखते हुए बोली, वैसे ये क्या है, कम से कम पार्टी के लिए तो कुछ ढंग का पहन लेती। पार्टी में जीन्स टॉप कौन पहनता है यार। जिया उसकी बात पे हल्का मुस्कुराते हुए उसके कंधे पे हाथ रख स्टाइल से बोली, जिया दीवान। इतना कह वो हंस देती है। रूही उसकी बात पे नमे सिर हिला देती है। तभी जिया आगे बोली, अच्छा चल अब गाड़ी की चाबी दे। जिया की बात सुन रूही हिचकिचाते हुए बोली, चाबी। जिया हाँ में सिर हिलाते हुए, हाँ चाबी। रूही गाड़ी की चाबी को एक हाथ से अपने पीछे छुपाते हुए दूसरा हाथ की उंगली से जिया को पॉइंट आउट करते हुए बोली, लेकिन तू प्रॉमिस कर इसे उड़ाएगी नहीं। देख मुझे मेरी गाड़ी से बहुत प्यार है। उसकी बात सुन जिया को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए बोली, प्यार है तो क्या तिजोरी में रखेगी, गाड़ी तो बनी ही हवा से बातें करने के लिए है। जिया को मजाक करते देख रूही अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, सीरियसली। जिया उसे देख उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोली, अच्छा बाबा आराम से चलाऊंगी, अब तो दे दे। रूही भी मजाकिया लहजे में, क्या चुम्मा। जिया उसके गाल पे जोर से किस करते हुए, तो वो भी ले ले, लेकिन अब तो चाबी दे दे। जिया के गेट पे खड़ा सिक्योरिटी गार्ड भी ये देख हैरान हो जाता है। उसकी छोटी मैडम कुछ भी करती थी, ये देख तो अब वो भगवान को याद करने लगता है। ये देख रूही अपना गाल हाथ से साफ करते हुए बोली, क्या है यार, ऐसा कोई करता है भला, तू अपनी हवस मिटाने के लिए कोई लड़का क्यों नहीं ढूंढती। रूही की बात सुन जिया अपने दोनों हाथों को वापस से उसके कंधों पे टिकाते हुए बोली, जो मजा तेरे इन नर्म गालों पे किस करने का है, वो मजा कहीं और कहाँ। इतना कह वो अपनी आंख दबा देती है। उसकी बात सुन रूही उसे झटकते हुए उसे वार्निंग देते हुए बोली, हट पागल, पता चला न अपना घर बसने दिया और न मेरा, मुझसे दूर रहा कर, समझी। इतना कह वो उसके हाथ में गाड़ी की चाबी देते हुए बोली, ले पकड़, बस इतना ध्यान रहे मेरी गाड़ी और मुझे सिंगल पीस में पार्टी तक पहुंचा देना। उसकी बात सुन जिया मुस्कुराते हुए गाड़ी की चाबी को उंगली पे घुमाते हुए बोली, वाई फियर व्हेन जिया इज हियर। उसकी बात सुन रूही उससे पूछते हुए बोली, एंड व्हाट कैन आई डू व्हेन यू आर द बिगेस्ट फियर ऑफ माई लाइफ। उसकी बात सुन जिया हंसकर बोनट पे हाथ मारते हुए बोली, सॉरी टू से माई जान, बट इन दैट केस यू कांट डू एनीथिंग। इतना कह वो ड्राइविंग सीट का डोर खोलते हुए रूही को देख बोली, अब क्या खड़ी ही रहेगी या अंदर भी बैठेगी। उसकी बात सुन रूही गाड़ी के अंदर बैठते हुए बोली, हे महाकाल आज मुझे बचा लेना। इतना कह वो गाड़ी में बैठ जाती है। जया पूछते हुए बोली, वैसे नक्श का घर कहाँ है। रूही हैरत के साथ जया से पूछते हुए बोली, तुमने नक्श का घर नहीं देखा।
जिया स्टाइल से अपनी एक बाजू विंडशील्ड पे टिकाए और एक हाथ से ड्राइव करते हुए रूही से बोली, और मुझे उसका घर क्यों ही पता होगा भला। रूही उसे देखते हुए बोली, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। यहाँ से गाड़ी स्वान विला की ओर ले लेना। अब चौंकने की बारी जिया की थी। जिया बोली, यू मीन वो जो शहर से बाहर प्राइवेट एरिया में जो बड़ा सा विला है। रूही तंजिया लहजे में जिया से बोली, थैंक गॉड तुम्हें ये पता है। जिया अब भी हैरानी के साथ पूछते हुए, नक्श वहाँ रहता है। रूही सामने देखते हुए लापरवाही के साथ, हाँ। रूही की बात सुन जिया बोली, कमाल है, नक्श ने मुझे आज तक बताया ही नहीं। उसकी बात सुन रूही को हंसी आ जाती है। वो उसे देखते हुए बोली, ऐसे तो तुम दुनिया जहां की खबरें रखती हो, लेकिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कहाँ रहता है, तुम्हें आज तक ये भी नहीं पता। जिया रूही का टॉन्ट अच्छे से समझती थी, इसलिए वो मुंह बनाते हुए बोली, वेरी फनी। यूं ही पूरे रास्ते लड़ते झगड़ते वो दोनों स्वान विला पहुंच जाती हैं। स्वान विला गहराती हुई शाम के साथ और ज्यादा चमक रहा था। इस विला की भी अपने आप में ही एक कहानी है, लेकिन वो फिर कभी। लेकिन आज अगर इसकी खूबसूरती की बात की जाए तो पूरा विला व्हाइट फेरी लाइट से चमक रहा था। इसमें कुछ भी ज्यादा या कम नहीं था, सिर्फ एक शब्द था और वो था परफेक्ट। जिया गाड़ी गेट से अंदर ले लेती है, तो वहीं अद्वैय अभी ऑफिस से आया था। घर में पार्टी होने के बावजूद इतनी देर तक काम करने के लिए अनुराधा जी पहले तो उसे डांट लगाती है और फिर वो उसे जाके जल्दी से रेडी होने को कहती हैं। दादी की डांट सुन अद्वैय जल्दी से चेंज करने चला जाता है, क्योंकि सभी मेहमान आने लगे थे और वो नहीं चाहता था कि पार्टी में किसी तरह का तमाशा बने। पार्टी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। विला बाहर से जितना खूबसूरत लग रहा था, अंदर से उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था, जिसे काफी एलिगेंट तरीके से व्हाइट हिमालयन ऑर्किड से डेकोरेट किया गया था, जो अद्वैय की मॉम के फेवरेट फ्लावर्स थे। सात्विक ने हर एक चीज को खुद बारीकी से चेक किया था। धीरे धीरे मेहमान भी जमा होने लगे थे, जो अनुराधा और पुरुषोत्तम जी से मिलने के बाद आपस में पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वैसे बहुत से लोगों के लिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का बेहतरीन मौका था। तो वहीं नेहा रेडी हो चुकी थी। मल्टी कलर के प्रिंसेस गाउन में वो सच में किसी नॉवल की प्रिंसेस लग रही थी। जैसा कि अद्वैय ने कहा था, उसने नेहा के लिए सुबह ही डिजाइनर से बेस्ट ड्रेस लेकर आने को कहा था, वो भी उसकी चॉइस को ध्यान में रखते हुए। नेहा भी उसी गाउन की तरह सतरंगी लड़की थी। तो वहीं आध्या शिमर्ड ऑफ शोल्डर व्हाइट कलर की लॉन्ग ड्रेस में कहर ढा रही थी। ड्रेस के एक और उसकी थाई से नीचे तक का काफी डीप कट था, जिससे उसकी पतली टांगे और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों की एक फ्रेंच ब्रेड बना के अपने एक शोल्डर पे रखी हुई थी। हल्के से न्यूड मेकअप के साथ वो काफी एलिगेंट लग रही थी। तो वहीं जिया और रूही जब पार्टी के अंदर पहुंची तो वो सीधा एक अच्छा सा टेबल देख वहां बैठ जाती है और नक्श को यहाँ वहां नजरें दौड़ा के ढूंढने लगती हैं। नक्श जो अभी अपने रूम में ही था, वो अपने बालों को सेट कर खुद को आईने में देखते हुए बोला, वाह नक्श, क्या ये तू ही है? तुम्हें इतना हैंडसम दिखने का कोई हक। इतना कह वो रुक जाता है। थोड़ा रुक के वो आगे बोला, अरे न, कॉपी डायलॉग थोड़े ही कहूंगा, आजकल ओरिजिनल का जमाना है। इतना कह वो आगे बोला, पूरा हक है, तुम्हें इतना हैंडसम दिखने का पूरा हक है। व्हाइट शर्ट और गोल्डन ब्राउन पैंट्स के साथ सेम कोट में वो काफी अच्छा लग रहा था। तभी नेहा उसके रूम में आते हुए बोली, ओए लंगूर, खुद को बाद में देखना, जरा मुझे देख के बता कि मैं कैसी लग रही हूँ। इतना कह वो उसके सामने अपनी ही जगह पे एक सर्कल लगाती है। नक्श कहाँ कम था, भला नेहा उसे लंगूर कह कैसे बच सकती थी। वो भी उसके अराउंड घूमते हुए एक हाथ अपनी चिन और दूसरा पानी कमर पे रखते हुए बोला, वैसे कुछ भी कहो, मोर की तरह पंख लगा लेने से बंदरिया कभी मोरनी नहीं बन सकती। इतना कह वो उसे देखते हुए जोर से हंस देता है। तो वही नेहा उसकी बात पे चिढ़ जाती है। वो अपनी आंखों पे मोटे मोटे आंसू ले आती है और नक्श को अपने हाथ की मुट्ठियों से पीटते हुए बोली, तू बंदर, रुक अभी भाई को बताती हूँ। इतना कह जैसे ही वो जाने को हुई, पीछे से नक्श बोला, तू मुझे लंगूर कहे उसका कुछ नहीं, और मैंने तुझे बंदरिया कहा तो चल पड़ी भाई की चमची शिकायत लगाने। ये देख नेहा पाउट करते हुए बोली, वो तो मैंने मजाक में कहा था। नक्श उसे देख पूछते हुए, क्या सच में? नेहा हाँ में सिर हिला देती है। ये देख नक्श बोला, तो मैंने भी मजाक में ही कहा था। फिर क्या था, दोनों भाई बहन अपनी लड़ाई छोड़ अब एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं, जो आधी सच्ची और आधी हवाई महल थी, जिसका न तो कोई सिर था न कोई पैर, लेकिन दोनों ही खुश थे।
तो वही अद्वैय भी जल्दी से फ्रेश होकर ब्लैक कलर का टक्सीडो पहने आईने के सामने खड़ा था। वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। बालों को आईने के सामने सेट कर वो अपने कोट के बटन लगाते हुए एक बार अपनी परफेक्ट सैटिस्फाइंग इमेज को देख रूम से बाहर आ जाता है, जहां आध्या उसका इंतजार कर रही थी। उसके आते ही वो उसकी बो को ठीक करते हुए बोली, आर यू ओके? अद्वैय हाँ में सिर हिला देता है। आध्या उसकी बाजू पे हाथ डाले उसके साथ सीढ़ियों से नीचे आने लगती है, और उनके साथ ही अगल बगल में नक्श और निया भी थे। चारों भाई बहन वाकई एक साथ काफी अच्छे लग रहे थे। उन सबको एक साथ आते देख पार्टी में सबका ध्यान उस ओर चला जाता है। ये देख रूही जिया से बोली, लो कॉलेज का मोस्ट वांटेड मुंडा भी आ गया। वैसे कुछ भी कहो, नक्श की फैमिली जीन्स काफी अच्छे है। उसके सभी भाई बहन काफी अच्छे दिखते हैं। जिया ने जैसे ही पीछे पलट के देखा तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है। क्या होगा आगे, जब जिया और अद्वैय होंगे आमने सामने? क्या होगा, कोई ड्रामा या जिया बदल लेगी अपना रास्ता? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 12, आमना सामना और इग्नोरेंस। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अद्वैय, आध्या, निया और नक्श सभी एक साथ पार्टी हॉल में आते हैं। चारों एक साथ इतने अच्छे लग रहे थे, जैसे कोई रॉयल फैमिली के ड्यूक और डचेस। सभी का ध्यान उन पे चला जाता है। अद्वैय जहां एक जिम्मेदार राजा था, तो वहीं आध्या एक समझदार राजकुमारी। नक्श जहां शरारती प्रिंस था, तो निया सबकी चहेती और लाडली प्रिंसेस। जस्ट लाइक परफेक्ट फोर। सब अद्वैय के आते ही तालियां बजाने लगते हैं। रूही सबको देखते हुए जिया से कहती है कि नक्श और उसके भाई बहन सभी काफी ज्यादा खूबसूरत है। शायद ये उनके फैमिली जीन्स का ही कमाल है। रूही की बात सुन जिया जैसे ही पीछे पलट के सबको देखती हैं, वो किसी को देख हैरान हो जाती है। जिया के सामने इस वक्त ब्लू सूट पहने एक आदमी खड़ा था। रूही उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उसने उसे कहाँ देखा था। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी और कोल्ड ऑरा से वो इतना तो समझ गई थी कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उसे देख जिया अपनी चेयर से खड़े होते हुए हैरानी के साथ बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिया की बात सुन जैसे वो इंसान अपने कोल्ड हार्ट शेल को ब्रेक कर देता है। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान किसी गर्माहट का एहसास दिलाने के लिए काफी थी। वो इंसान जिया से मजाकिया लहजे में बोला, फूड स्टॉल लगाने आया था। तुम्हें कुछ खाना है तो बताओ, अभी लेकर आता हूँ। उस इंसान का जवाब सुन रूही की हंसी छूट जाती है। ये देख वो इंसान रूही को घूर के देखने लगता है। उसका ऑरा एक बार फिर कोल्ड हो चुका था, जिसे देख रूही अपनी बॉडी पे गूज बम्स महसूस कर सकती थी। ये देख वो जल्दी से अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, आई एम सॉरी। रूही को अनकंफर्टेबल होते देख जिया उस इंसान की बाजू पे पंच करते हुए बोली, क्या तुम उसे ऐसे देखना बंद कर सकते हो वरदान? वरदान का नाम सुन रूही की आंखें बड़ी हो जाती है, और वो आश्चर्य के साथ उसे देखने लगती है। वरदान का नाम इंडिया के मशहूर बिजनेसमैन में आता था। साथ ही कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया था, लेकिन उसके पास आज जो भी था, वो उसने अपने बलबूते पे हासिल किया था। साथ ही उसकी मिस्टीरियस पर्सनालिटी के चर्चे हर जगह थे। उसकी बात सुन इस बार वरदान को हंसी आ जाती है। रूही उसका नाम सुन मन में सोचते हुए खुद से ही बोली, क्या ये वही वरदान है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने वरदान को सिर्फ एक बार देखा था, लेकिन वो उस घटना को याद नहीं करना चाहती थी। साथ ही अब उसे उससे डर लगने लगता है। जिया की बात सुन वरदान समझ जाता है कि रूही जिया की फ्रेंड है, इसलिए अब वो उसे नाराज कैसे कर सकता था। वो रूही को देखते हुए बोला, फिर तो मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए मिस। इतना कह वो उसे अब की बार गर्म जोशी से देखने लगता है। साथ ही वो उम्मीद कर रहा था कि रूही उसे अपना नाम बताए। रूही वरदान को देख अब भी हिचकिचा रही थी। वो अपने दोनों हाथों को नमे हिला देती हैं। वो उसे माफी मांगने से मना करते हुए बोली, नो नो। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही वरदान हंसते हुए बोला, ओ आपका नाम नो नो है, काफी यूनिक नेम है, पहली बार सुना, लेकिन इतना भी बुरा नहीं मिस नोनो। उसकी बात सुन रूही को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। वरदान उसके साथ मजाक कर रहा था या उसका मजाक बना रहा था, उसे समझ में नहीं आता, इसलिए वो बस अजीब तरीके से मुस्कुरा देती है। ये देख जिया बोली, बस भी करो वरदान, उसका नाम रूही है और तुम यहाँ से जा सकते हो। वरदान उसे देखते हुए, देखो मुझे यहाँ इनविटेशन देकर बुलाया गया है, इसलिए मैं तो यहाँ से जाने से रहा। उद्धरण चिन्ह। वो अपनी बकवास आगे करता उससे पहले ही जिया की तपती आंखों का सेक उसे खुद पे महसूस होता है।
वो अपने हाथ खड़े करते हुए बोला, ओके ओके फाइन, मैं तुम्हें तंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जिया उसे घूरते हुए अपनी सीट पे बैठ जाती है। रूही कभी वरदान को देखती तो कभी जिया को। उसे वहां काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। जिया काफी गुस्से में लग रही थी। ये देख वरदान बोला, कम ऑन जिया, तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हो? ये देख जिया कुछ नहीं कहती। अब वहां एक अजीब सी शांति पसर जाती है। ये देख रूही वहां से निकलना चाहती थी, क्योंकि उसके लिए वहां सांस लेना भी भारी था। वो जिया को देखते हुए बोली, आप दोनों बातें करो, मैं अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। इतना कह वो बिना जिया का रिप्लाई का वेट किए वहां से 9-2-11 हो जाती है और नक्श को ढूंढने लगती है। तो वही अद्वैया जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आया, उसे धीरे धीरे सभी बिजनेसमैन घेर लेते हैं और अद्वैया उनके साथ बातें करने में बिजी हो जाता है। तो वही निया और आध्या अपने कुछ फ्रेंड्स के पास चली जाती हैं। आदित्यनाथ जी भी अपनी बेटी जीविका के साथ वहां पहुंच चुके थे। जीविका डार्क ब्लू कलर की ड्रेस, जिसके ऊपर उसने गले में मोतियों की लेयर ज्वेलरी का पीस पहना हुआ था, जो उसकी सिंपल सी ड्रेस को और ज्यादा एलिगेंट बना रहा था। आदित्यनाथ जी जीविका के साथ पुरुषोत्तम जी को देख के उनकी ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम जी और वो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। वो कई बार उन्हें पार्टीज और बिजनेस मीटिंग्स के दौरान मिल चुके थे। पुरुषोत्तम जी भी आदित्यनाथ से तो मिले थे, लेकिन कभी उनकी बेटी से नहीं। इसलिए आदित्यनाथ जी जीविका को आज उनसे मिलवाते हुए बोले, ये जीविका है हमारी बड़ी बेटी। जीविका भी पुरुषोत्तम जी को ग्रीट करती है। पुरुषोत्तम जी उसे देख मुस्कुरा देते हैं। उन्हें जीविका पहली ही नजर में काफी अच्छी लगती है। उसका स्वभाव सौम्य और शांत था। वो उनके साथ एक टेबल पे बैठ जाते हैं। तो वहीं अनुराधा और निर्मला जी पार्टी में आए लेडीज से बातें करने में बिजी थी। तभी पुरुषोत्तम जी अपनी पोती आध्या को बुला के जीविका से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि जीविका को भी कंपनी मिल सके। आध्या भी जीविका को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। वो काफी फ्रेंडली नेचर की थी। जीविका उससे कुछ ही मिनट में घुल मिल जाती है और दोनों एक दूसरे से काफी बातें करने लगती हैं। तो वही नक्श ये जानने के लिए कि जिया पार्टी में आए हैं या नहीं, उसे कॉल करता है। वरदान अब भी जिया को देख रहा था। जिया अपने फोन की रिंगटोन सुन कॉल उठाते हुए बोली, हाँ नक्श बोल। नक्श थोड़े गुस्से और नाराजगी के साथ, कहाँ है तू, पार्टी में आई क्यों नहीं? जिया उसकी बात सुन उल्टा उसे ही सुनाते हुए बोली, अरे ओ ढक्कन, मैं कब की पार्टी में पहुंच चुकी हूँ, तो तू मुझ पे चिल्लाना बंद कर और तू बता तू है कहाँ, मैं अभी आती हूँ। नक्श उसके आने की बात सुन खुश हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए बोला, सीढ़ियों के पास। जिया वैसे भी वहां से जाना चाहती थी। वो फोन को कान से लगाए वरदान को देखते हुए बोली, मुझे जाना होगा। उसकी बात सुन वरदान उसे हाथ से जाने का इशारा कर देता है, क्योंकि वरदान जानता था कि वो शायद भले ही पूरी कायनात को अपने वश में कर ले, लेकिन वो जिया को नहीं रोक सकता, क्योंकि कोई कभी हवा को नहीं थाम सकता और जिया हवा का वो रूप थी जो बड़े से बड़े पेड़ों को झुकाने और गिराने की हिम्मत रखती थी। जिया फोन पे नक्श से बोली, मैं आ रही हूँ। इतना कह वो कॉल डिस्कनेक्ट कर सीढ़ियों की ओर बढ़ जाती है। तभी नक्श जिया को आते हुए देख लेता है। वो उसे देख अपना हाथ हिलाते हुए जोर से बोला, जिया। नक्श की आवाज सुन वहां के आसपास के लोगों का ध्यान भी उसकी ओर चला जाता है, जिसमें से अद्वैया भी एक था। जिया का नाम सुन के जैसे वक्त उसके लिए रुक सा जाता है। जो इंसान किसी के लिए अपने कुछ सेकंड भी बर्बाद न करे, वो जिया के बारे में सोच के टाइम वेस्ट करने लगा था। नक्श की आवाज सुन जिया आवाज की डायरेक्शन की ओर देखने लगती है, जो उसे ही देख रहा था। अद्वैया की नजर जब सामने जाती है, तो जिया उसकी ओर चल के आ रही थी। ये देख अद्वैया खुद में ही बोला, मैंने इस लड़की से कहा था कि भूल के भी मेरे सामने मत आना, लेकिन ये तो मेरे घर तक। लेकिन दूसरी ओर जिया ने एक बार भी अद्वैया पे ध्यान नहीं दिया था। अद्वैया उसे देख गुस्से में जिया की ओर जैसे ही कुछ कदम लेता है, जिया अपनी ही धुन में उसे इग्नोर करते हुए नक्श की ओर बढ़ जाती है। ये देख अद्वैया का पारा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जिया भला उसे ऐसे कैसे इग्नोर कर जा सकती थी, वो भी उसी के घर की पार्टी में। इसलिए वो पलट के जिया को देखने लगता है। वो नक्श से कुछ कहती उससे पहले ही कोई उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर घुमा देता है। कौन है वो इंसान, क्या करेगा अब अद्वैया जिया को अपनी पार्टी में देख? कौन है ये मिस्टीरियस वरदान और जिया कैसे जानती है उसे? जानने के लिए बने रहिए लव ऑप्शन के साथ। आज के लिए इतना ही, अब होगी आपसे अगले भाग में मुलाकात। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।